सभी छात्रों का स्वागत। सामाजिक विज्ञान संसाधन और विकास कक्षा 8वीं अध्याय 4 भूगोल कृषि भाग 1 के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। अक्सर आप ये जो चित्र है ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का चित्र देखते हैं, जैसा बैल या किसान, इस तरह का चित्र आपको अक्सर गांव में दिखाई देता है। जैसा कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए हम लोग करते हैं। कृषि, वानिकी, खनन, सड़कें, उद्योग, ऐसे अलग अलग कामों में हम भूमि का उपयोग करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, भारत में लगभग 2/3 यानी 66% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर है। जैसा कि आप अध्याय 1 के अंदर आपने देखा, और उस अध्याय में जैसा कि अपने कृषि से संबंधित, जैसा कि भूमि का उपयोग किन किन कामों के लिए होता है, तो उसमें जैसा सबसे ज़्यादा भूमि का कृषि कार्य के लिए उपयोग हमारे देश में होता है। जो कुल विश्व की आंकड़ेवारी से देखा जाए तो भारत में 57% ज़मीन पर कृषि होती है। दूसरा, जैसा कि ऑस्ट्रिया का उदाहरण हमने देखा था, 56% होता है, वहाँ पर चरवाह है। ब्राज़ील में वन लगभग 66% और जापान में 67% है, और अन्य उपयोग के लिए 52%, जैसा कनाडा में कृषि का उपयोग करते। इस तरह का हमने भूमि के उपयोग के बारे में पहले अध्याय में देखा है। अब ये किसान का खेत, गुरप्रीत, मधु, टीना एक गांव से गुजर रहे थे। और अक्सर आप जब गांव में जाते हैं, गांव और शहर का क्या फ़र्क है आपको सभी को पता है। गांव में खेती करने वाले लोग, किसान, महिलाएं, बैल, बैलगाड़ी और खेती से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियां गांव में अक्सर चलती है। शहरों में आपको ज़्यादा गाड़ियां मिलेगी, ऊंची ऊंची इमारतें मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, बसेस मिलेंगी, बड़ी बड़ी सड़कें, अस्पताल, स्कूल, ये सब बड़ी चीज़ें, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको वहाँ शहरों में मिलती है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या तो गांव में कम जनसंख्या होती है, लेकिन लोगों की जो उदर निर्वाह का मुख्य साधन होता है कृषि होता है। जैसा शहरों में अलग अलग कारखानों में अलग अलग जगह पर वो सेवा देने में लोग काम करते हैं। अब इसी तरह ये गुरप्रीत और मधु टीना एक गांव से जब गुजर रहे थे, वहाँ उन लोगों ने किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। अब ये जुताई मतलब मशागत करते हुए देखा। अक्सर यही चलता है, मशागत, बुआई, कीटनाशक दवाई मारना है, उसके बाद फसल काटना है, फसल को बनाना है। तो इस तरह के काम गाँव में अक्सर चलते हैं, और उसमें कई सारे लोग उस अपने उदर निर्वाह का मुख्य साधन भी होता है, और किसानों भी उपज अपने कृषि से करते हैं। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई कर रहा है और मृदा की अधिक उपजाऊ बनाने के लिए वो खाद डालता है। अक्सर आपने देखा होगा, सुफला वगैरह जो है खत उसमें डालते हैं, तब उसमें मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है काफ़ी बढ़ती है, फसल अच्छी आती है, और ये बुआई की फसल वो कर रहा है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। ऐसा उस किसान को लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी फसल है, जहाँ से आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। अब ये आपका गेहूं खाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, अलग अलग कामों में उसका उपयोग होता है। अब आप देखिए, एक प्रकार का ये जो गेहूं की खेती है, और यहाँ पर उपज अच्छी आने के लिए ये किसान यहाँ पर जो खाद है वह डाल रहा है। उसका एक चित्र है, बड़ी हरी भरी खेत आपको दिखाई दे रही है। इस तरह का अक्सर आपको गाँव में गेहूँ हुआ या अन्य किसी प्रकार की फसल खेतों में ऐसी आपको खड़ी मिलती है, और ये किसान जो है काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। अगली जैसा आप देखिए, पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं चलती है। एक पौधा यानी रोटा, उससे जो है परिष्कृत उत्पाद जब तक वो बनता है, उसमें 3 प्रकार की क्रियाओं से संलग्न लोग रहते हैं। उसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अब ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है, उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। अभी आपको ये उदाहरण समझ में आएगा। उसमें प्राथमिक क्रियाओं मतलब जो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण, उसमें आपका जैसा बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, जैसा कि कोई फसल डालते हैं,
जैसा गेहूँ है, गेहूँ ये आपको प्राकृतिक रूप से जो पौधा है, बीज डालते, उसके कीटनाशक दवाई है, उसके अलावा बुआई है, निराई है, कटाई है, ये सभी प्रकार की क्रिया उससे संबंधित होती है और वो कृषि में चलती है। और ये आपको जैसा खेतों में गेहूँ तैयार होता है और गेहूँ तैयार होने के बाद उसके हम रोटी या बिस्किट या अन्य कामों के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब यह मत्स्य, ये भी एक प्रकार की खेती है। आपके नज़दीक का कहीं तालाब होगा, झील होगा, वहाँ पर मत्स्य खेती की जाती है। और ये संग्रहण अथवा अखेटक, ये अक्सर आपको जंगलों में, वनों में लोग अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। तो ये सभी चीज़ें प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है और उसको इकट्ठा करने का काम हम करते हैं। अब ये द्वितीय प्रकार की क्रियाओं को आप देखिए, इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। मतलब उसका जो मूल रूप है, जैसा गेहूँ है, ये उसका मूल रूप हो गया। अब गेहूँ के बाद उसका रोटी बनना, ये उसके ऊपर प्रसंस्करण हो गया। आपका बिस्किट बनना, वो उसके ऊपर प्रसंस्करण हो गया। जैसा कि दूसरा और उदाहरण आप देख सकते हैं, इस्पात निर्माण। अब ये इस्पात निर्माण क्या है? जैसा कि लोहा इस्पात है, आपको मिट्टी में इनके कण मिलते हैं, उसको कोयला, चूना पत्थर और उसको प्रगलित किया जाता है और उसके बाद आपका इस्पात तैयार होता है, जो हम मकान बनाने के लिए या आपका ब्रिज बनाने के लिए लोहे का उपयोग करते हैं। इसी तरह उदाहरण आपका डबल रोटी है या कपड़े बुनने का है। कपास कहाँ बनती है? कपास का पौधा खेतों में होता है, उसमें किसान बीज डालता है, पौधा बनता है, पानी डालता है, उसकी मशागत करता है, रोपण करता है, कटाई बुआई सब चीज़ें उसको किसानों को करनी पड़ती है और उसके बाद आपका कपास बनता है। कपास के बाद उसके बीज अलग निकाल जाते हैं, उसके बाद फैक्ट्री में जाता है, उससे धागा बनता है और उसके बाद कपड़ा आप लोग जो पहनते हैं, तो कई सारे लोगों के हाथ लगे, जैसा 7वीं क्लास में आपने उसका उदाहरण देखा है। तो यह आपका द्वितीय क्रिया के अंदर आता है। अब ये तृतीय प्रकार की क्रिया क्या है? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करना। सॉरी। अभी उसमें आप देखेंगे यातायात, बैंकिंग, व्यापार, बीमा और विज्ञापन। आप किसी प्रकार की चीज़ का आप उत्पादन करते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप अपने गांव में उत्पादन किया, उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। जैसा कि माल आपका मुंबई में पहुंचाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। उसके बाद व्यापार, बैंकिंग, उसके लिए पैसे की आपको ज़रूरत है। बीमा, यदि आपका किसी कारणवश आपका प्राकृतिक आपदा के कारण आपका फसल खराब हो जाती है, तो उसमें बीमा कंपनी जो है आगे आकर आपको पैसा मिलता है। इसके अलावा आप जो चीज़ उत्पादित कर रहे हैं, उसका विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी किसी चीज़ का विज्ञापन नहीं होता, तब तक वो चीज़ आम पब्लिक अथवा जनता तक नहीं पहुंचेगी। तो ये तृतीय क्रियाओं के अंदर ये चलता है। अब एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर एने एग्री, जिसका अर्थ मृदा, मृदा यानी मिट्टी, और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। मतलब जिस मृदा का उपयोग कृषि करने के लिए किया जाता है, मशागत, रोपण सब कुछ उसके अंदर होता है, वो होता है एग्रीकल्चर। अभी आप देखिए, ये कृषि से कृषि के बारे में आप देखिए, एक प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो कृषि है, मृदा, मृदा कुछ किस चीज़ पर होती है? आपकी कृषि जो है आपकी मृदा से संबंधित है। मृदा, उसमें आप रोप डालते हैं, अपना बीज सीड्स डालते हैं, पौधा होता है, बड़ा होता है और उसके बाद आपको फल मिलता है। लेकिन उसके पहले कई सारी गतिविधि किसान को करनी पड़ती हैं। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल होता है। आप कृषि के अंदर क्या होता है? फसल, जैसा कि आपका मक्का है, आपका उड़द है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, अलग अलग प्रकार की फसल का उत्पादन करना। उसमें फल, जैसा कि अंगूर है, संतरा है, मौसम्बी है, ये सब चीज़ें आपकी खेतों में तैयार होती है। अलग अलग प्रकार की भिंडी, गवार, मिर्च, ये सभी सब्जियां आपकी खेतों में बनती है। फूल है, जैसा अलग अलग प्रकार के फूल। और पशुधन के बारे में तो आपको मालूम है, जैसा गाय, बैल, भैंस, जैसा बकरी, इनको हम लोग पालते हैं। और यदि ज़्यादा पशुधन हमारे पास रहेगा, तो उससे दूध उत्पादन होगा और दूसरा क्या और एक फायदा होगा, जो उसका गोबर है उसका कृषि की उपज बढ़ाने के लिए उपयोग होगा। तो इसी तरह विश्व में 50% से अधिक लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है।
भारत में लगभग आपका 2/3 यानी 66% लोग आपके कृषि पर निर्भर हैं। आगे मानचित्र भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि भारत में लेटराइट मिट्टी, रेगुर, खादर, बांगर, काली मिट्टी, तो जलवायु स्थिति काफ़ी अच्छी है, सिंचन की व्यवस्था अच्छी है, तो इसलिए भारत में कृषि काफ़ी अच्छी, लगभग 66% लोग कृषि पर आज भी निर्भर है। अब कृषि के लिए अनुकूल स्थितियां कौन कौन सी चाहिए? स्थलाकृति, समतल, मैदानिक प्रदेश, तो आपकी कृषि बड़ी अच्छी आएगी। मृदा, मृदा जैसा कि आपकी काली मिट्टी है, जैसा कि उत्तर भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के रेगुन या खादर बांगर प्रकार की मिट्टी ही काफ़ी उपजाऊ होती है। उसकी जलवायु स्थिति किस प्रकार की है? क्लाइमेट, जो जलवायु स्थिति किसी प्रकार के, आगे भाग 4 के अंदर हम अलग अलग फसलों की जलवायु स्थिति किस प्रकार होनी चाहिए उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहलाती है। जैसा कि अलग अलग प्रकार की भूमि का उपयोग हम जैसा कि देखा है, फसल भूमि, चरागाह भूमि, वन भूमि और अन्य उपयोग के भूमि, तो इस तरह अलग अलग प्रकार से भूमि का उपयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ पर एक्चुअली आपकी फसल उत्पादित की जाती है, उत्पादन किया जाता है फसलों का, वह कृषिगत भूमि होती है। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में केंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त और मौजूद कारक है। जैसा कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है, डेजर्ट का है, जहाँ पानी की सुविधा नहीं, अत्यधिक तापमान है, जहाँ मिट्टी नहीं, अब काफी कंकड़ ही कंकड़ है, जहाँ वन है, उच्चावच वाली भूमि है, जहाँ बर्फ गिरता है, वहाँ कृषि होना संभव नहीं है। जैसा अंटार्कटिका है, जैसा कि उत्तरी साइबेरिया का भाग है, जहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ पर खेती करना संभव ही नहीं। हमारे जैसा कि तिब्बत का भाग देखिए, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का भाग आप देखिए, लद्दाख का बहुत ही जो ऊंचा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ा रहता है। जहाँ पर भी बर्फ होता है या जहाँ पर बारिश ही नहीं होती, वहाँ पर कृषि करना असंभव है। अभी आप देखिए, ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये आपका यूरोप, एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये आर्कटिक महासागर का उत्तरी भाग, और ये अंटार्कटिका, व्हाइट कलर का भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अंटार्कटिका। इसके बीच में आप देखिए प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर, ये कर्क रेखा है या मकर रेखा है, और इसके बाद ये आपका 0° भूमध्य रेखा या विषुववृत्त है। और सूर्य की किरणों का प्रभाव सीधा आपको मालूम है यहाँ पड़ता है, इसलिए आपका विषुववृत्त के 33.5° उत्तर और 33.5° दक्षिण के बीच का तापमान ज़्यादा होता है। लेकिन सूर्य के किरण उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर पहुँचते नहीं है, इसलिए उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर आपको हमेशा वो भाग बर्फ से छाया हुआ दिखाई देता है, और वहाँ पर जैसा या हमेशा वह बर्फ से वह ढका हुआ है, जैसा ग्रीनलैंड है, अलास्का है, ये भाग भी। अब यहाँ पर जो क्षेत्र आप देखेंगे, जैसा ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भाग है, जैसा बीच में ब्राज़ील आता है, लेकिन काफ़ी घने जंगल वाला भाग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इम्पोर्टेंट, ये हमारा देश भारत है। यहाँ आप देखिए, ये जो भारत है, फिर एक बार आप देखिए, ये जो भारत है, ये सभी को आपको पता है, ये हमारे यहाँ लगभग 66% लोग कृषि पर निर्भर है। हमारे यहाँ की जलवायु स्थिति काफ़ी अच्छी है, और इसके अलावा जल सिंचन की सुविधा है, और मिट्टी काफ़ी उपयुक्त है कृषि के लिए, तो यहाँ पर कृषि हमारे यहाँ ज़्यादा चलती है। यह ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग आप देखिए, इसके अलावा ये चीन का भाग देखिए आप, ये होयांगो यांगत्से-कियांग नदियों का भाग है। इसके अलावा खेती ये यूरोप के अंदर काफ़ी चलती है, और कई अफ्रीका के छोटे छोटे भाग है, वहाँ पर खेती चलती है। तो इस तरह कृषिगत भूमि विश्व में उसका वितरण किस प्रकार का है, हर जगह पर कृषि नहीं होती है। जैसा कि आप ये उत्तरी भाग आप देखिए, ये आता है कनाडा का भाग, ये भाग मैक्सिमम आपका बर्फ से छाया हुआ होता है, इसलिए वहाँ पर आपका काफ़ी जो है उसका खाली ज़मीन छोड़नी पड़ती है। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि आपका कनाडा में लगभग अन्य उपयोग के लिए 52% ज़मीन वहाँ पर है। जैसा अभी आप देखिए, ब्राज़ील का भाग है, यहाँ पर मैक्सिमम भाग आपका अमेज़न वन का भाग है, तो इसलिए जो वनों का भाग है। इसके अलावा जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है, अभी आप ये देखिए सहारा मरुस्थल का भाग, तो ये सहारा मरुस्थल में पीने के लिए लोगों को पानी नहीं है। कैक्टस जैसी वनस्पतियाँ है, जहाँ धूल भरी आंधियाँ आती हैं और तापमान बहुत ज़्यादा होता है, बारिश नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये पीले कलर का भाग दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल नहीं होती। ये उत्तरी आप साइबेरिया का भाग देखिए,
यहाँ पर बिल्कुल बारिश साइबेरिया का जो उत्तरी भाग है काफ़ी ठंडा भाग होता है, ये काफ़ी पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ कृषि कम होती है। तो कई जो ऐसे भाग है जैसा इंडोनेशिया मलेशिया का भाग आप देख लीजिए, तो ये जो हरे कलर का भाग आपको जो दिखाई दे रहा है ये कृषिगत भूमि का भाग है, और कृषिगत भूमि में विश्व का वितरण आप ये देख सकते हैं। अभी आप देखिए ये हमको एग्रीकल्चर मतलब कृषि के अलग अलग जो प्रकारों में कृषि जो की जाती है तो उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है एग्री, सेरी, पीसी, वीटी और हर्टी। अब ये कल्चर, अब यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर जो है मुर्दा की जुताई, मुर्दा ने मिट्टी की मशागत करना, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, और इसे हम खेती भी कहते हैं। अब ये हो गया आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का सीधा मतलब आपका आता है मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन करना। जैसा सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर होता है रेशम उत्पादन। ये चीज़ें आपको पांचों भी पर्टिकुलर आपके ये चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, सेरी, पीसी, विट्टी और हॉर्टिकल्चर। अभी इसमें सेरीकल्चर रेशम उत्पादन है, रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन यानी व्यापारिक दृष्टि से उसका उत्पादन करना। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। जो कृषि करने वाला किसान है, जो तूती के पेड़ पत्तियों पर उन कीड़ों को छोड़ा जाता और उससे वो जो धागे बनते हैं, तो किसान के पास कृषि और उसके बाद उन्होंने ये रेशम का पालन करते हैं तूती के जो पत्तों के ऊपर, तो उसे एक किसान को और एक आर्थिक दृष्टि से उसको पूरक सहायक मदद हो सकती है। इसके अलावा पीसी कल्चर, जहाँ विशेष रूप से आपको तालाब मिलते हैं, झीलें मिलते हैं, पानी के डबके मिलते हैं, वहाँ पर कुछ लोग जो मत्स्य पालन, जिसको हम एक प्रकार से कृषि भी कह सकते हैं, तो वहाँ भी आप पीसी कल्चर या मत्स्य पालन के द्वारा भी आप एक प्रकार की कृषि वहाँ हो सकती है। अब ये विटीकल्चर, अंगूरों की खेती या उसको द्राक्ष कृषि बोलते हैं। महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा उत्पादन नासिक जिले के अंदर ये अंगूर का या द्राक्ष का होता है। अब ये हॉर्टिकल्चर, उसको उद्यान कृषि बोलते हैं, इसको उद्यान विद्या भी उसको कहते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फूलों और फलों को उगाना। जो हॉर्टिकल्चर होता है, आपको बड़े बड़े गार्डन के अंदर जो अलग अलग प्रकार के फल फूल के पौधे होते हैं या सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। जो एमएससी एग्री, बीएससी एग्री करने वाले लोग हैं, उसमें आपका हॉर्टिकल्चर भी एक सब्जेक्ट होता है। तो उसमें हॉर्टिकल्चर प्रकार की भी खेती भारत के अंदर होती है या दुनिया में होती है। अब ये आप यहाँ देखिए, ये रेशम, ये तूती के पत्ते और उसके ऊपर ये रेशम के कीड़ों को आप देख सकते हैं। ये भी कृषि के लिए पूरक व्यवसाय है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं एक इंसान, ये पानी का तालाब है, उसके अंदर कई सारी मछली आप देख सकते हैं, उनको खाना ये डाल रहे हैं। ये भी एक आपको कृषि सहायक या काफ़ी उससे पैसा आपको मिल सकता है। इसके अलावा आप ये अंगूर की खेती को भी आप देखिए, आप लोगों अक्सर ये अंगूर को भी खाया होगा। ब्लैक कलर के भी आते, ग्रीन कलर के भी आते, और उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के नासिक में होता है। तो ये आपका यह द्राक्ष कृषि को आप देखिए। और ये हॉर्टिकल्चर आपको फूल, कोई भी किसी प्रकार का फूल हो तो बड़ा आपको सुंदर लगता है, और ये फलों का, सब्जियों का, इनका भी उत्पादन होता है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उससे भी जो काफ़ी जो है उनको उसकी मदद मिल सकती है। आगे आप देखिएगा कृषि तंत्र क्या है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। जो कृषि है वो एक प्रकार से तंत्र, टेक्निक है। इसके महत्वपूर्ण निवेश, अब ये निवेश क्या है, यानी इन्वेस्टमेंट। आप यदि किसी प्रकार का उद्योग या व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता होती है। आपको पहले उसमें आपको भांडवल या इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है। चाहे किसी प्रकार का उद्योग या व्यवसाय हो, चाहे आपकी कंपनी क्यों ना हो, एक प्रकार से आप देखा जाए तो कृषि एक तंत्र है। और कृषि के लिए भी आपको बीज के लिए पैसों की आवश्यकता है, खाद के लिए, मशीनरी के लिए, जो श्रमिक लगते हैं उनके लिए, या प्रबंधन के लिए आपको पैसों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए निवेश होना बहुत जरूरी है। निवेश किस लिए, बीज खरीदी करने के लिए। आप अक्सर, आप भी गांव के रहने वाले, आप भी अपने बड़े बुजुर्गों से, माँ बाप से पूछ सकते हैं कि कृषि के लिए क्या पैसों की आवश्यकता है। वो आपको बताएंगे किन किन कामों के लिए पैसा लगता है। और अक्सर आप भी गांव में रहते तो आपको मालूम होगा, बीज के लिए उर्वरक यानी खाद,
रासायनिक जो खाद है जब तक आप अपने खेतों में नहीं डालते तब तक उसका खेतों का जो उर्वरक यानी खाद क्षमता उसकी नहीं बढ़ती, तो आपका खेत अच्छी तरह फसल नहीं आ सकती। इसके अलावा मशीनरी, जैसा आजकल क्या है, लोगों को बैल रखने के जगह पर लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर के जरिए खेती करते हैं। जिनके पास बहुत बड़ी खेती का आकार है वो हार्वेस्टर जैसी मशीन का उपयोग करते हैं, जैसा कि ठिबक सिंचन है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक पंप सेट है, इसकी आवश्यकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात, श्रमिक। आपके पास 20 एकड़ खेत है और आपके पति पत्नी दोनों खेतों में कितना काम कर सकते हैं, तो इसलिए आपको मजदूरों की आवश्यकता लगेगी और मजदूरों को भी आपको पैसा देना होगा। इसके अलावा आप देखेंगे जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, ये कुछ क्रियाकलाप कृषि के अंदर चलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जुताई का मतलब सभी को पता है, मशागत करना। बुआई का मतलब पेरनी करना। सिंचाई का मतलब कृषि में पानी बीच बीच में आपको देना पड़ता है, चाहे वो आप डायरेक्ट पानी इसका कुओं का या आपके कई नदी तालाब या कई झील या कई समर्सिबल या अलग अलग जो तंत्र है उससे पानी दे सकते हैं। इसके अलावा निराई, जो उसके अंदर जो है कोई आप फसल लगाते हैं तो उसके अंदर घास या अन्य चीज़ें होती उसको निकालना पड़ता है, या कटाई उसकी करनी पड़ती है। बीच में आपको जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक दवाई उसके ऊपर मारनी पड़ती है। तो यह अलग अलग गतिविधियाँ ये कृषि से संबंधित है। और इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल और उन डेयरी और कुक्कुट उत्पाद भी आते हैं। जैसा कि डेयरी उत्पाद, आपने यदि 2-4 गाय है, आपके पास बैल है, भैंस है, तो आप जो दूध है भैंस का और गाय का, आप एक उसको जोड़ धंधा भी आप कह सकते हैं, एक पूरक व्यवसाय भी कह सकते हैं कृषि के साथ। तो उसमें आपको गोबर भी मिल सकता है, दूध भी मिल सकता है, तो इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसा कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, वो भी एक जोड़ धंधा या पूरक धंधा किसान के लिए हो सकता है। और इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में ये व्यवसाय चलते हैं। ये निवेश प्रकम और निर्गत। अभी आप देखिए कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति को आप देखिए। जैसा कि जब हम कोई किसी प्रकार के पौधों या सीड्स खेतों में डालते हैं तो हमको जुताई करनी पड़ती है, बुआई करनी पड़ती है, छिड़काव या रासायनिक कीटनाशक मारने पड़ते हैं, बीजों की आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रकार के संकरित बीज जो अधिक उत्पादन देने वाले। इसके अलावा मशीनरी, ट्रैक्टर, इसकी भी आवश्यकता है। जैसा कि आजकल पहले जो हल चलाते थे बैलों के जरिए, अब बैल भी कम हो रहा है ना, तो आज आपके पास ट्रैक्टर आ गया है, नांगरनी उसको बोलते हैं। अब मैक्सिमम का अब तो आपका ट्रैक्टर के जरिए लोग कर रहे हैं कम समय में, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे, श्रमिक नहीं मिल रहे, और इसलिए भी एक किसानों के सामने समस्या है। और उसके बाद आपकी यह फसल तैयार हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये भौतिक निवेश क्या है। अब ये फिजिकल इन्वेस्टमेंट, आपको स्वच्छ सूर्य प्रकाश खेतों के लिए आवश्यक चाहिए। जब आपका फसल आखिरी स्टेप में आता है उसके वर्धन काल के समय, तो सूर्य प्रकाश होना आवश्यक है। आपकी फसल अभी जैसा कि गेहूं की फसल आपकी आ रही है, अभी उसको काटना है, उसी समय आपकी बारिश आ जाती है, तो क्या होगा, आपका फसल का नुकसान होगा। तो इसलिए भौतिक निवेश, उसमें सूर्य प्रकाश मिलना बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, अपनी खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा आपका समय समय पर वर्षा, यदि बारिश होती है तो किसान उस साल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में मानसूनी पवनों के कारण वर्षा होती है। कभी किसी साल बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो कभी किसी साल होती ही नहीं है। तो काफ़ी किसान जो है उससे त्रस्त, दुखी हो जाता है, क्योंकि वो किसी से पैसा लेकर बीज, कीटनाशक दवाइयाँ या अन्य चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा खर्चा करता है। जब खेतों में किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता तो उसके बाद वो किसान दुखी हो जाता है। और जैसा कि भौतिक निवेश में मुर्दा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि आपके जो ज़मीन है, काली ज़मीन, मिट्टी, कसदार ज़मीन है, तो आपके कृषि में अधिक उत्पादन होगा। अब यह ढाल, समतल मैदानी क्षेत्र होता है तो आपको कृषि में जल सिंचन की सुविधाएं देना बड़ा उपयुक्त तो होता है। लेकिन जो ढाल वाला भाग है, जैसा कि हमारा दार्जिलिंग का भाग है, वहाँ पर चाय की खेती की जाती है। जैसा कि तापमान भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैंने पहले बताया कि आपको भाग 4 के अंदर एक एक फसल के लिए कितना तापमान और कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप भौतिक और मानवीय कृषि निवेश या मानवीय निवेश सबसे इम्पोर्टेंट है। जो किसान, जिसको हम मराठी में शेतकरी कहते हैं,
जो किसान, ये एक सबसे बड़ा निवेश और इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो हल चलाता है, कीटनाशक दवाई मारता है, मशागत करता है, उसके अलावा कोई घास उसके अंदर होता है तो उसको निकालता है, फसल की कटाई करता है। हर चीज़ किसान या मनुष्य को करनी पड़ती है। अभी आप देखेंगे उसमें ये चीज़ भंडारण, आप यदि उत्पादन बहुत अधिक होता है, 100-200 बोरी गेहूँ का होती है, प्याज का होता है, तो किसान के लिए भंडारण की सुविधा होनी आवश्यक है। कई बार किसान जो है 100 बोरी 200 बोरी प्याज का उत्पादन करता है, लेकिन उसके पास स्टोरेज नहीं होता। और जब आपकी चीज़ मार्केट के अंदर बहुत सारे सभी किसान यदि प्याज का उत्पादन करेंगे, तो उस समय आप जो उत्पादित कर रहे चीज़ें हैं, जैसा प्याज है, आलू है, जो भी कोई चीज़ है, तो उसका मार्केट में दाम नहीं होता, क्योंकि सभी किसान अपने चीज़ों को बेचने के लिए जो कृषि उत्पादित माल ले आते हैं, और जिसके काफ़ी सारा जो मार्केट के अंदर सप्लाई यदि बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी कीमत कम होती है। और किसान ने जितनी लागत उस कृषि उत्पादन को लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, और इतना यदि उसको उतना पैसा यदि उसको नहीं मिलता तो फिर किसान की हालत गंभीर हो जाती है। तो इसलिए भंडारण, उसको स्टोरेज, जो भी उत्पादन कर रहा है, जैसा प्याज है उदाहरण के तौर पर, प्याज को उत्पादन कर रहा है और सभी किसान एक ही समय पर इसका उत्पादन कर रहे हैं प्याज का, और वो किसान नहीं देना चाहता, जब मार्केट के अंदर वो चीज़ कम हो जाएगी उस समय मैं बेचना मतलब किसान बेचना चाहेगा, तो वो उसको फायदा होगा, लेकिन भंडारण की सुविधा नहीं होती, और इसलिए किसान को बेचारे को वो कम रेट में बेचना पड़ता है। ये जो श्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दूसरे श्रमिकों को अपने खेतों पर काम पर लेना पड़ता है, खुद भी काम करना पड़ता है, वो भी एक बहुत बड़ा निवेश है। मशीनरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आजकल आपके पास 20 एकड़, 25 एकड़, 15 एकड़, 10 एकड़ खेत है, एक या दो लोग श्रमिक ज़्यादा नहीं मिल पाते, तो आपको मशीन, आप बड़ा ट्रैक्टर तो नहीं खरीद सकते, लेकिन दूसरे का ट्रैक्टर या कोई मशीनरी आप अपने खेतों पर काम करने के लिए किराए पर ले सकते, लेकिन उसके लिए भी आपके पास पैसा होना जरूरी है। जैसा कि खेतों में कीटनाशक दवाओं का उपयोग, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, ये कीटक हमारे जो फसल, खड़ी फसल है, उसको खाते हैं, उससे नुकसान करते हैं, तो ये कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। तो इसी तरह ये मानवीय और भौतिक कारकों के बारे में देखा। अभी आप ये देखिए, बड़ा सुंदर चित्र है हॉर्टिकल्चर, क्योंकि ये हमारे फूल कहाँ पर तैयार हुए, खेतों में तैयार हुए हैं, और इसीलिए बाग हमारा एक जो है समाप्त तो होता है, और जो बाकी अन्य है हम उसको बाद में देखेंगे।